नमस्कार, वेलकम बैक। हमारा ये आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम लोग रॉक मास क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में देखा और एक लेक्चर जो था वो लैंडस्लाइड्स के ऊपर था, जहाँ पे हमने ब्रीफली देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं। अब मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस में हमारे जो टनल्स हैं या तो डैम्स कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स दिए जाते हैं और रॉक क्लासिफाई कैसे किया जाता है। मतलब जो भी सक्सेशंस जो हैं, सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, जो भी सक्सेशन एनकाउंटर होते हैं जब इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मेनली टनल्स की बात कर लें, तो उसमें क्या क्या देखा जाता है और क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ चाहूँगा कि आप अपना जो लेक्चर्स थे हमारे रॉक्स के ऊपर उसको रिकॉल करें और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी उसको थोड़ा सा ब्राउज अप करके उसके बाद इसको देखने की कोशिश करें। तो इसमें मेनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स को लेके और एटीट्यूड्स ऑफ रॉक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर गिना गया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, जॉइंट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, शेयर जोन्स हैं, जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूटीज़ कहते हैं, तो उसको भी यहाँ पे तवज्जो दी गई है करके। तो रॉक मास क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में जानेंगे और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं उसको देखेंगे। एक तो हम लोग देखते हैं कि अगर रॉक को हमको क्लासिफाई करना है, कैरेक्टराइज करना है, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बेस्ड ऑन उसका कलर से, शेप से। उसका शेप भी देखते हैं कि भाई उसका किस तरह का फ्रैक्चर पैटर्न है, वेट है, और उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ मेनली हम लोग जब कंसिडर करते हैं इसकी, तो इसकी डेंसिटी भी ले लें आप, अगर इसकी पोरोसिटी, परमेबिलिटी ले लें, या तो इसकी आपकी डिसकंटिन्यूटीज़ इसमें क्या हैं उसके बारे में, और मेनली जो हम लोग कहेंगे कि शेयर स्ट्रेंथ हम लोग ले लें। और रॉक टाइप्स क्या हैं, जो कि हमने 3 टाइप के रॉक टाइप्स देखे हैं, जो कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री होते हैं। तो उसके बेसिस पे इसको हम लोग कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं करके। क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसको व्हेन वन arranges and combines different features of rock masses in different groups or classify following a specific system or principle। मतलब हम लोग कोई क्राइटेरिया ले लें, उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करें। जैसे क्लासिफिकेशन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ की ये वेरी पुअर कंडीशन है या इसकी पुअर कंडीशन है, और ये वेरी गुड कंडीशन है, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन है, उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं। रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यूजुअली इट फॉर्म्स द बैकबोन। मतलब ये एक हमारी रीढ़ की हड्डी है अगर इंजीनियरिंग, रॉक इंजीनियरिंग में ले लें, और कोई भी जो डिज़ाइन करेंगे वो इसके बेसिस पे होता है करके आपका। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम, रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम का है, इज़ टू क्वांटिफाई द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रॉक मास। मतलब इसकी रॉक की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी बेसिस पे इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब इसके पिछले जो भी अनुभव रहे होंगे उस टेरेन के, उसमें क्या रहा था, और एक्सपेरिमेंटल फील्ड और लेबोरेटरी एनालिसिस के बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि एक एनालिसिस हमने पिछले लेक्चर में भी देखे थे कि हम लोग ट्राइएक्सियल टेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेस कर सकते हैं, या यूनिएक्सियल स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो टेस्ट हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं करके। नाउ व्हाई रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है ये करके। तो बेसिकली ये description of rock mass which is expressed as quantified rock mass quality incorporate the effect of different geological parameters। तो इसमें different geological parameters आएंगे आपके, और इसकी जो बात है हम लोग करते हैं कि एक तो डिप एंड स्ट्राइक भी हो सकता है, आपका डिसकंटिन्यूटीज भी हो सकती है, तो डिसकंटिन्यूटीज़ भी हो सकती है, आपका डिप एंड स्ट्राइक भी हो सकता है। तो ये सारे जो जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, और ये आपका फॉल्ट भी हो सकता है, जॉइंट्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं आपके। सो ये सारे जो हैं हम लोग बात करें, लेकिन बेसिकली इसको क्लासीफाई करेंगे हम लोग डिसकंटिन्यूटीज़ में।
तो ये जो है इसका डिफरेंट जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हम लोग इसमें लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग इसको एक क्वांटिफाई करते हैं रॉक्स को कि किस कंडीशन में है, इसकी कंडीशन क्या फेवरेबल है कि नहीं है स्ट्रक्चर के लिए करके। नाउ ये दिस अनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ रॉक मास कंडीशन थ्रू आउट द साइट, मतलब जो भी आपकी गिवन साइट है जो कि साइट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हमको ये मतलब एडिशनल हमारे हेल्प होती है जिसकी वजह से हम लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसका रॉक मास क्लासिफिकेशन को हम लोग कह सकते हैं कि क्या ये वेरी गुड है टू वेरी पुअर है एंड प्रोवाइडिंग ए क्वालिटी बाउंड्रीज एक्चुअली। तो हम लोग एक बाउंड्री फिक्स करेंगे कि इससे अगर ज़्यादा अगर फ्रैक्चर्ड रॉक है, फॉर एग्जांपल अगर फ्रैक्चर्ड रॉक है तो अगर हम लोग ये सेक्शन ले लें यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास काफ़ी फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे कम है करके, सो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि गुड हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं और इसको वेरी पुअर भी कर सकते हैं इसको क्लासिफाई। तो ये आपको थ्रू आउट जो है आपके सेक्शन में, क्योंकि हर जगह सेम मटेरियल नहीं मिलेगा, मटेरियल वेरी करता है। तो इसका जो एक गाइडलाइंस है उसको देखा गया है ना, टू मोस्ट कॉमनली यूज रॉक मास क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। एक आपका है CSRI है कहते हैं जिसको, कि जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने दिया है। इसको और भी नाम दिया गया है जियोमैकेनिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, और या तो कहते हैं इसको RMR। तो ये क्लासिफिकेशन बेनवस्की ने दिया था 1973 में। उसके बाद एक नॉर्वे जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने क्लासिफिकेशन दिया जिसको हम NGI कहते हैं, और एक इसका बात है अगर Q सिस्टम से करते हैं तो इसको इंडेक्स भी कहा गया है करके। नाउ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड्स रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं हम RQD। तो RQD जनरली जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, और इससे भी आपके डिफरेंट रॉक्स हैं जो सब सरफेस में उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग तुरंत। तो RQD जो है वो क्या है, सो रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन को देखते हैं एग्जैक्टली है क्या ये करके। तो रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन RQD इंट्रोड्यूस किया था डेरी ने 1964 में, और ये बेसिकली क्या है, ये एक इंडेक्स है, ये बेसिकली परसेंटेज हमको बताता है कि कितना मटेरियल जो है हमने कोर में लिया है वो इंटैक्ट है और कितना वेदर्ड है या तो फ्रैक्चर्ड है क्या है करके। तो इट गिव्स एन इंडेक्स ऑफ असेसिंग रॉक क्वालिटी क्वांटिटेटिवली। तो मान लीजिए कि आपने एक एरिया ले लिया है, तो यहाँ पे हम लोग इसके मल्टीपल पॉइंट्स लगाएंगे ग्रिड करके कि हमको कितने कोर्स लेने हैं करके। तो ये कोर्स लिए जाएंगे और सब सरफेस में हमने अगर कोर लिया है तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये जितने भी डेप्थ तक हम लोग गए हैं, 30 मीटर्स गए हैं या 50 मीटर्स तक गए हैं, तो इसके जो हैं ये कितने इंटेक्ट कोर के फ्रेगमेंट्स हमारे कोर का सेक्शन निकलता है हमारा। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये जो RQD है इज़ ए मॉडिफाइड परसेंटेज ऑफ कोर रिकवरी। बेसिकली हम लोग देखते हैं दैट इनकॉर्पोरेट्स ओनली इंटेक्ट पीसेस ऑफ कोर दैट आर 10 सेंटीमीटर और ग्रेटर इन लेंथ अलोंग द कोर एक्सिस। मतलब आपका अगर ये मिनिमम जो है हम लोग ले लेंगे कि ये मान लीजिए कि ये आपका इंटैक्ट है पूरा, कुछ इसमें फ्रैक्चर्स वगैरह नहीं है, और ये 10 सेंटीमीटर अगर तक आ रहा है तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे भी ये इंटैक्ट आया और ये जो है ये आपका करीब करीब जो है 50 सेंटीमीटर का है, तो ये भी इंटैक्ट आया आपका, तो इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, जो कि मेनली हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये फ्रैक्चर्ड आया आपका, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं RQD में, सम ऑफ कोर पीसेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाय टोटल ड्रिल रन। मतलब ये टोटल ड्रिल रन जो था आपका कितना था, यहाँ से ये मान लीजिए कि आपका 150 सेंटीमीटर या जितने का था आपका, मान लो कि इतना था, और इसका परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हमको RQD देगा। तो इसको क्विकली देखते हैं। और RQD जो है इज़ फाउंड टू बी ए प्रैक्टिकल पैरामीटर्स फॉर कोर लॉगिंग, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट ऑन इट्स ओन टू प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक मास। तो ये अगेन
अकेला पैरामीटर लेके हम लोग किसी भी एरिया को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी रॉक मास के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग ये उचित नहीं रहेगा सिर्फ ये पैरामीटर लेके, लेकिन ये अमूमन कॉमनली किया जाता है ये प्रैक्टिस एक। तो रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन जैसे कहा हमने कि इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज RQT। दिस टेस्टिंग गिव्स एन idea of a quality of rock mass which is essential for engineering purposes, foundation of small or large civil structures उसी के बेसिस पे डिपेंड की बनाए जाएंगे, वो डिज़ाइन किए जाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है यहाँ पे। अब रॉक मास का जो है देखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का कोई रॉक है जिसमें ये दिखाने की कोशिश ये की गई है कि आपके पास यहाँ पे जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, या आपके कुछ फ्रैक्चर्स हैं यहाँ पे, और ये कि मेजर यहाँ पे ये भी फ्रैक्चर है, फिर आपके पास यहाँ पे जो है जॉइंट्स हैं आपके, सो सेट्स ऑफ जॉइंट्स हैं, क्योंकि इसी के अलॉन्ग ये फ्रैक्चर करेंगे या तो एक क्रैक होंगे यहाँ से, तो इसका ये शेयर स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से ये रिड्यूस होगी। दूसरा है अगर देखा जाए तो शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर्स विद इन इट, मतलब विद इन रॉक आपका। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और ये सर्वे से और इसके एटीट्यूड लेने से ये भी पता लगेगा कि अगर मान लीजिए कि आपका सरफेस पे ये एक्सपोजर है तो ये फ्रैक्चर्स हैं, अगर कोई एंगल पे जा रहा है तो ये किस डेप्थ तक जाएगा, क्या ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा या तो ये यहाँ पे जाके डाई आउट हो रहा है, इसको भी हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग से। अब रॉक फ्रैक्चर एंड देयर कैरेक्टराइजेशंस अगर इसको देखें तो ये कुछ आप देखेंगे तो यहाँ क्लियरली आपको एक तो ये सेट दिख रहा है, दूसरा आपका ये है, और तीसरी लाइन जिससे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको 3 ऑर्थोगोनल स्केल लाइंस पे हम लोग इसको मैपिंग कर सकते हैं करके कि इसका जो है वर्टिकल क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका लैटरल क्या जा रहा है, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है करके। तो 3 डायरेक्शंस में हम लोग आपको इसको देख सकते हैं करके। तो मेनली जो हम लोग देखेंगे कि इसके जो भी जियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं और सो उसका ओरिएंटेशन क्या है, स्पेसिंग क्या है। स्पेसिंग का मतलब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में, तो ये इसका स्केच दिया है, तो ये आपका 2 जॉइंट्स या तो फ्रैक्चर के बीच का स्पेसिंग है, तो ये भी एक वॉइड स्पेस क्रिएट करेगा आपका। तो ये स्पेसिंग कितना है, और दूसरा इसका ओरिएंटेशन क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है करके। सो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपका ये एक रॉक फ्रैगमेंट लिया है यहाँ पे और कोर में आया है, तो आप इजीली इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना एरिया इसमें फ्रैक्चर्ड है, तो क्या ये स्ट्रेंथ इसको देगा कि नहीं करके। ओपनिंग क्या है इसका, मतलब आपका एक तो स्पेसिंग हो गया कि एक जॉइंट और दूसरे जॉइंट के बीच की स्पेस क्या है, और या तो एक ही जॉइंट है और या तो फ्रैक्चर है, उसके बीच में आपका कितना ओपनिंग है करके। तो ये भी आपको देखना, कंसिडर करना पड़ेगा करके। और तीसरा जो है लेंथ, कितना एक्सटेंट है उसका, कितना लंबाई तक वो जा रहा है, उसको भी देखेंगे। उसके बीच में क्या कोई रफनेस है कि नहीं है, कि बहुत ही स्मूथ प्लेन है। मतलब आपके पास मान लीजिए कि ये एक प्लेन है आपके पास और इसके ये बिल्कुल स्ट्रेट है, या तो ये है कभी ऐसा इरेगुलर है, तो इसकी और इसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। मतलब यहाँ पे ये रॉक बॉडी है आपकी और इसके अंदर आपका ये तो रफनेस है, तो इसके बीच में क्या है आपका, ये खुरदुरापन है या बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ सरफेस है इसका। फिलिंग क्या है, क्या मटेरियल की फिलिंग है, क्योंकि सीमेंटेशन जो होगा बात करते हैं हम लोग हमेशा, वो भी आपको एक तरह से शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, उसका क्या मटेरियल का इनफिलिंग क्या है करके। बिकॉज जब भी आपकी ओपनिंग होगी तो उसमें फिलिंग भी होगा। ब्लॉक साइज़ क्या है, ब्लॉक साइज़ में जैसे ये बताने की कोशिश की है कि ये अगर ब्लॉक साइज़ है तो इसमें ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये किस तरह से दिखाई दे रहे हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जब भी मैपिंग होती है इसमें कंसिडर किया जाता है करके। ये एक आपका वेदर्ड टेरेन है जहाँ पे मटेरियल सारा वेदर हो रखा है, तो ये ईज़िली हम लोग इसको कह सकते हैं कि सरफेशियली तो एक्सप्रेशन दिख रहा है कि काफ़ी वेदर्ड है, लेकिन सब सरफेस हो भी सकता है कि ये अनवेदर्ड रॉक्स मिल सकते हैं हमको। लेकिन ये हाईली वेदर्ड, हाईली फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं जो कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्क्री मटेरियल भी आके गिरा है करके। सो इसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ही कम होगी करके। ये डेजर्टिक एरिया का है। अब आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने एक ड्रिल कोर लिया और जिस तरह से डेरी के जो एक प्रपोज्ड
RQD है उसमें कैसे एस्टिमेट करते हैं, अगर कोर लॉग्स को वो देखते हैं करके, तो उसको हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हमने इस तरह के कुछ कोर्स लिए, तो हमको कोर्स जो हैं वो एक ही उसमें नहीं मिलेंगे, तो कुछ कोर्स हैं जो हैं वो इंटैक्ट हैं आपके, मतलब मान लीजिए कि ये कोर है आपका काफ़ी इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है ये फ्रैक्चर्ड है, तो इसका जो लेंथ है वो देखेंगे कि कितना है, और इस तरह के जो फ्रैगमेंट्स हैं इनकी लेंथ क्या है करके। तो ये जो है इसमें आपके पास यही इंटैक्ट है, ये नहीं है, ये भी मतलब बहुत छोटा है, अगर 10 सेंटीमीटर से कम है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा करके। तो इस तरह से ये सारे कोर्स अगर जब आते हैं तो उसको देखा, जैसे इस कोर में तो आप देखेंगे कि मोस्टली फ्रैगमेंटेड है, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे RQD के लिए। सो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोर है यहाँ पे, और ये कोर का एक एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये टोटल लेंथ जो है आपकी यहाँ पे दी गई है, आपके पास ये है, ये पोर्शन जो है वो रिकवर नहीं किया जा पाया था, लेकिन बाकी जो है आपके ये कोर्स इसको किया है। टोटल जो लेंथ ली है इसकी, जो कोर की लेंथ है या तो डेप्थ जब तक गए हैं, वो आपकी 200 सेंटीमीटर की है करके। तो अगर मान लो कि हम लोग इसको RQD की बात करते हैं, तो जितने भी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंटेक्ट कोर आए थे उनको कंसिडर किया गया है और उसको ऐड कर दिया गया है, और टोटल लेंथ से उसको डिवाइड कर दिया करके आपका। तो आपका ये 38 सेंटीमीटर जो था उसको कंसिडर किया है, 17 सेंटीमीटर को कंसिडर किया है, फिर ये जो था ये हाईली फ्रैक्चर्ड है, यहाँ पे इसका ये कोर नहीं है, तो इसको नहीं कंसिडर किया गया है करके। फिर आपके पास ये आ गया, ये भी इंटैक्ट था, एक ही थोड़ा सा फ्रैक्चर है तो इसको कंसिडर किया है, 43 सेंटीमीटर को भी कंसिडर किया। तो ये ऐड करके आपका अगर परसेंटेज निकाला जाए और टोटल लेंथ से डिवाइड किया जाए तो इसका जो एक परसेंटेज आएगा वो 59। सो इस तरह से जो नंबर मिलेगा हमको क्वांटिटेटिव एक्सरसाइज से जो नंबर मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग इसको कहेंगे कि इसका RQD क्या है और रॉक क्वालिटी क्या है इसकी। तो अगर RQD आता है, मान लीजिए आपका जो है लेस देन 25 है तो ये वेरी पुअर है, और फिर 25 ये रेंज है आपका तो ये भी पुअर है, ये फेयर है, और अगर आपके पास 90 to 100 है तो वो एक्सीलेंट है करके। तो ये वाला जो किया था हमने जो कि 59 है तो यहाँ पे आएगा, ये फेयर के उसमें कैटेगरी में आता है। तो ये एक पार्ट है जो कि रॉक मास क्लासिफिकेशन में एक एज ए पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये RQD का जो बात की थी हमने, वही एक टेबल है यहाँ पे जिसके बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं करके। अब रॉक मास रेटिंग की जो बात है, रॉक मास एक क्लासिफिकेशन और रॉक मास रेटिंग जो RMR जो हम लोग बात करें, तो RMR जो है उसको जो है वो जियोमैकेनिक्स, आगे जो हमने बात की थी कि एक RMR भी है जो कि जियोमैकेनिक्स क्लासिफिकेशन और रॉक मास रेटिंग जो उसको कहा जाता है सिस्टम है, वॉज प्रपोज बाई अगेन बाई बेनविस्की ने दिया था 1973 में ये दिया था। और बेसिकली ये क्या है, मतलब इसमें जो है ये तमाम अलग तरीके के हम लोग पैरामीटर्स लेके उसके एक्सपेरिमेंट्स करके और उसको हम लोग करते हैं। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग अ मेथड ऑफ एक्सकेवेशन एंड परमानेंट सपोर्ट सिस्टम। मतलब हमको अगर उस रॉक मास्क रेटिंग अगर हमको पता है तो हम उसी हिसाब से उसकी एक्सकेवेशन करेंगे, प्लान करेंगे। अगर आपका बहुत ही सॉफ्ट रॉक है या अनफेवरेबल है कि फेवरेबल है, किस डायरेक्शन में जाएंगे तो फेवरेबल होगा टनल्स के लिए मेनली, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो RMR जो है हैज़ बिन रिलेटेड टू स्पैन एंड स्टैंड अप टाइम ऑफ एक्सकेवेशन and many other parameters such as rock mass angle of internal friction and cohesion। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है अगेन आपका जो RMR की इंटरनल फ्रिक्शन और कोहेजन की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस पे शेयर स्ट्रेंथ कैसे रहेगा करके। और सपोर्ट ऑफ एन अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन इज डिटरमाइंड बाय RMR पैरामीटर्स एंड रिजल्ट इन 5 डिफरेंट सपोर्ट क्लासेस। और ये क्या हैं, ये क्लासेस क्या हैं हम लोग देखते हैं आगे। तो एक्सकेवेशन की तो रॉक मास रेटिंग में इन्होंने एक बहुत ही डिटेल पर्चा पब्लिश किया था जिसमें आपका जियोमैकेनिक क्लासिफिकेशन और हम लोग कहें RMR सिस्टम के बारे में बात की थी। और इन्होंने कहा था कि 6 पैरामीटर्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे
और उसके बेसिस पे फाइनली हम लोग इसकी रेटिंग देंगे रॉक मास की। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अगेन इसमें जियोलॉजिकल पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एक तो यूनिएक्शियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाएगा इसका एक ही डायरेक्शन में, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा तो सिग्मा 1 की बात होगी यहाँ पे करके। और फिर रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन जो हमने RQD के बारे में आगे देखा है करके, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ क्या है, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ क्या है कि वेदर्ड है या आपकी स्मूथ है या तो आपके पास इरेगुलर है, रफनेस क्या है उसको देखें। ग्राउंड वाटर कंडीशंस वहाँ पे क्या है साइट पे, क्योंकि ग्राउंड वाटर कंडीशन जैसे हम लोग एक बार पिछले उसमें देखा था, इवन मोह कूलम थ्योरी में भी हम लोग देख रहे थे कि अगर आपका नॉर्मल स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस अकेले को नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें आपका पोर वाटर प्रेशर को भी आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी वजह से नहीं तो वो पूरा कैलकुलेशन आपका सही नहीं होगा। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के बारे में हमने बात किया था और उसके किया था। तो ग्राउंड वाटर कंडीशंस भी जो है सब सरफेस वो काफ़ी प्रभावित करेगी कोई भी एक्सकेवेशन को। ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ को भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि RMR में जो है ये 5 पैरामीटर्स का जो भी रेटिंग आएगा आपका, जिस तरह से हमने RQD में किया कि आपका 25 से 50 है या 50 से 45 है, जो भी है इन पाँचों को ही ऐड किया जाता है, इसको कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है हम ये कहेंगे करके। हालांकि यही इस फर्स्ट 5 आर एडेड यहाँ पे जो लिखा है करके, तो ये वाले वो किए जाते हैं। अब यूनिएक्शियल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑफ इंटेक्ट रॉक मटेरियल, तो ये दिया गया है कि आपके पास अगर आप इतना इसमें प्रेशर लगा रहे हैं या तो स्ट्रेस लगा रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, इसकी रेटिंग क्या होगी। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि इतने प्रेशर तक आपका अगर रॉक जो है वो फ्रैक्चर नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, तो आपके पास जो है इसकी रेटिंग आप 15 दोगे। इसी तरह से आपका जो है डिफरेंट प्रेशर पे आपने अपने रॉक्स को देखा कि वो फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर वो मान लीजिए 1 मेगा पास्कल पे आपका वो हो गया, फेल हो गया, तो वो एक्सट्रीमली वीक है। इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं कि क्या है। तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग जो है उसका रेटिंग 15 दिया गया है। तो ये एक आपको बस नंबर आ गया करके। इसी तरह से रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन से आपके पास ये नंबर आ गए करके, तो आप ये देखेंगे तो उसी रॉक का आप दूसरे भी और उसी एरिया में आप बात कर रहे हैं। दूसरा स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, और डिसकंटिन्यूटीज़ आपकी क्या है, जॉइंट फोलिएशन, बेडिंग प्लेन्स हैं आपके, माइनर फॉल्ट, शेयर जोन, सो ये सारी जो हैं आपका डिसकंटिन्यूटीज़ हैं करके। तो अगर ये डिसकंटिन्यूटीज़ हैं आपकी और इसकी अगेन स्पेसिंग और ये क्या है आपका, तो उसके बेसिस पे आप इसको रेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि डिसकंटिन्यूटीज़ जो है वो इसका 2 मीटर से ज़्यादा है तो आपका वेरी वाइड आप कंसिडर करोगे। स्पेसिंग मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। मतलब एक ही आपके सेक्शन में मान लीजिए कि एक आपके पास यहाँ पे एक जॉइंट है और दूसरा जॉइंट आपका यहाँ पे है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका, ये मान लीजिए कि आप अगर इसको तो आप इंक्लाइंड है तो आप वर्टिकली ले सकते हैं, इसका 2 मीटर से 2 मीटर है, तो आप इसको कहेंगे वेरी वाइड करके। और ये आपका जो है इसके होगा तो वाइड हो गया, मॉडरेट हो गया। तो ये आपके पास अगेन एक नंबर जो है आपके पास रेटिंग यहाँ से भी मिल गया आपके पास करके। और ये रेटिंग कहाँ से मिला, ये आपका स्पेसिंग ऑफ द डिसकंटिन्यूटी से मिला। तो ये एक हो गया। दूसरा आपका है कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ क्या है। तो कंडीशंस में क्या हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी रफनेस क्या है आपके पास, मतलब इट इंक्लूड्स रफनेस ऑफ द सरफेस, मतलब 2 जॉइंट्स के बीच की रफनेस क्या है या फ्रैक्चर के बीच में उसका सेपरेशन क्या है, कितने दूरी पे है करके, लेंथ क्या है आपकी, लेंथ यानी हम लोग देखें कितनी दूर तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं, रॉक्स क्या है, वेदर्ड है कि आपके अनवेदर्ड रॉक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसकी मटेरियल की फीलिंग क्या है, तो दैट वो हम लोग जनरली कहते हैं इसको गाउज, शेयर जोन में जनरली हम लोग गाउज कहते हैं। तो ये कंडीशंस ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है। ये आपका है वेरी रफ सरफेस, नॉट कंटिन्यूस, नो सेपरेशन, अनवेदर्ड वॉल, तो आप इसका रेटिंग 30 देंगे। इसी तरह से ये सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। और सबसे लास्ट जिसका 0 है वो सॉफ्ट गाउज है, ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर थिकनेस से सेपरेशन, और आपका ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर आपका जो है वो कंटिन्यूस है करके, ठीक है। तो ये वाला जो है
इसके बेसिस पे आपके पास फिर से एक नंबर आ गए जिसके बेसिस पे आपने इसको क्लासिफाई किया। तो ये सारे नंबर मान लीजिए कि जो भी हैं, आप एक पर्टिकुलर रॉक के लिए आपको जो मिलते हैं तो वो आप सब लेते जाएंगे और उसको ऐड करेंगे। अब ग्राउंड वाटर जो है, हमने कहा कि वो भी अफेक्ट करता है, और वो आपका जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है उसको अफेक्ट करेगा। तो ये पोर वाटर प्रेशर हमको डिटेक्ट करना पड़ेगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस से, जो कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस देगा। तो हमने वहाँ पे देखा था कि अपने टाउ इज इक्वल टू C5 प्लस सिग्मा एन बार, आपका ये हो जाएगा सिग्मा एन बार हो जाएगा बेसिकली, या तो आप ये ले लें सिग्मा प्राइम ले लें, और 10 थीटा था आपका, 10 5 था ये भी आपका। तो ये आपका जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका पास जो है ये इफेक्टिव स्ट्रेस की बात होगी यहाँ पे, तो ये भी ऐड करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये ऊपर दे रखा है जो कि ये इनफ्लो ऑफ पर 10 मीटर टनल लेंथ लीटर पर मिनट्स हैं यहाँ पे। तो आपके पास नन है तो ये कम्प्लीटली ड्राई है, लेकिन अगर लेस देन 10 है आपका लीटर प्लस पर मिनट, तो आपके पास ये आपका डैम्पिंग इफेक्ट है, वेट हो जाएगा। 10 से 25 लीटर का आपका आ रहा है, और या तो आपके पास ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग कहेंगे ये ड्रिपिंग एरिया है करके। और अगर मान लीजिए कि आपके पास फ्लो ज़्यादा है, ग्रेटर देन 125 लीटर पर मिनट्स हैं, तो आप कहेंगे कि फ्लोइंग कंडीशन सही तो काफ़ी अनफेवरेबल हो जाएगी करके ये। तो इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे रेटिंग भी आप देखेंगे, तो जो ड्राई है उसका 15 है, और जो ड्रिपिंग है इसका 4 है, और इसका फ्लोइंग का 0 है। तो ये आपका यहाँ से भी आपको एक नंबर मिल गया रेटिंग का। तो इसी तरह से अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके 5 पैरामीटर्स, तो उससे आप RMR निकाल पाएंगे। ये जो है कुछ ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, जो कि आपका मान लीजिए कि टनल, आप इसके टनल का हेड है आपका या तो ड्राइव है, और ये आपकी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं आपकी ये वाली, ये आपका इंक्लाइन प्लेन्स हैं यहाँ पे। तो एक तो आपने ये दिया जो कि आपका कुछ एंगल बना रहा है इसके ड्राइव से, और दूसरा कंडीशन जो है वो आपका ऑपोजिट, ये डिप जो है इन द सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसका जो डिप है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये जो ड्राइव है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ये दिख रहा है। तो इसी बेसिस पे, और अगर मान लो कि आपका जो है तो इसका अगर सेंटर में डाला है तो क्या है, फेवरेबल है कि नहीं है करके। तो ये एक इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका दिया है, और ये बेसिकली हम लोग देख रहे हैं स्ट्राइक एंड डिप ओरिएंटेशन इन टनलिंग विथ रिस्पेक्ट टू आपका जो कि ड्राइव है, मतलब जो टनलिंग का जो वो है करके। मान लीजिए कि आप ये आपका एरिया है जिसमें यहाँ पे आप टनल कर रहे हैं, तो ये क्या बेड्स इसके ये जा रहा है आपका टनल अंदर, तो ये किस तरह से डिप कर रहे हैं, तो वो हम लोग ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं करके। सो ड्राइव विथ डिप, मतलब ये डिप है, अगर डिप इज़ 45 to 90 डिग्रीज तो आपका वेरी फेवरेबल है, और ड्राइव अगेंस्ट डिप है आपका अगर 45 to 90 है तो फेयर है। ड्राइव विद डिप आपका जो है वो डिप अगर एंगल जो है 20 to 45 है, फेवरेबल है। अगेंस्ट डिप 20 to 45 है तो वो अनफेवरेबल। मतलब ये एक रेंज दे रखी है, और ये जो है स्ट्राइक पैरेलल टू टनल एक्सिस, तो यहाँ क्या था, स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू टनल एक्सिस। दोनों डायरेक्शन में मतलब आपका परपेंडिकुलर हो सकता है, अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं या इस डायरेक्शन में जाएं आपका परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। तो एंगल जो है वो 40 to 45 है विद डिप, तो आपका जो है ये वेरी फेवरेबल है। अब ये विद यहाँ पे भी विद डिप 20 to 25, लेकिन अगेंस्ट डिप है, मतलब ये अगेंस्ट डिप है तो ये आपका फेयर और यहाँ पे अनफेवरेबल हो जाएगा करके। तो इसी तरह से स्ट्राइक पैरेलल का भी दिखाया गया कि फेवरेबल अनफेवरेबल है। तो आप ये वाला पैरामीटर में आपके पास नंबर रेटिंग नहीं आ रहा है, तो इसको ज़्यादातर ये लोग टच नहीं करते हैं, बट फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस को लेते हैं आप करके हम लोग इसमें। लेकिन और इसी तरह से अगर जॉइंट पैटर्न्स हैं और डैम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, तो डैम फाउंडेशन का जो है डिप जो है यहाँ पे आपका 0 से 10 डिग्रीज है, 10 to 30, 30 to 60 और 60 to 80 है आपका। तो अगर डिप डायरेक्शन जो है वो मतलब ये जॉइंट्स का मेनली हम लोग कह रहे हैं कि जॉइंट्स जो हैं और डिसकंटिन्यूटीज़ का ये डैम फाउंडेशन के रिलेशन में है। तो अगर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में अगर ये डिग्रीज़ हैं आपका 10 to 30 तो ये अनफेवरेबल है, और ये डाउनस्ट्रीम में है तो ये आपका फेयर होगा।
लेकिन अगर डिप डायरेक्शन जो है, डिप आपका जो है 30 टू 60 डिग्री है, अमाउंट ऑफ डिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये फेवरेबल रहेगा। और अगर 60 टू 90 डिग्रीज है तो ये वेरी फेवरेबल है करके। और ये क्लासिफिकेशन है, ये जैंग 2017 इंजीनियरिंग जियोलॉजी का, इंजीनियरिंग रॉक मास क्लासिफिकेशन का पर्चा छपा है, उसके बेसिस पे हमने इसको लिया है करके। तो ये सारा जो है आप देख सकते हैं कि ये एडिंग ऑल 6 पैरामीटर्स आप किस तरह से इसका रॉक मास रेटिंग निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में एक और है जो कि डैम्स एंड टनल्स का है, उसके लिए फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।